हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का किशन एकेडमी पर। आज की हमारी क्लास यूपी टेट और सी टेट के लिए बेहद ही खास होने वाली है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का हिस्ट्री सब्जेक्ट, जिसका अध्याय नंबर 1 है क्या, कब और कहाँ कैसे। दोस्तों, ये बता दें कि यह चैप्टर यूपी टेट और सी टेट के आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरू करते हैं। आज नर्मदा नदी के बारे में पहले जानते हैं। नर्मदा नदी के बारे में दिया है क्लास 6 के एनसीईआरटी में कि इस नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले से मनुष्य रह रहे थे। यहाँ के शुरुआती लोग कुशल संग्राहक और शिकारी थे। वे पौधों की जड़ों, फलों और जंगलों के उत्पादों को इकट्ठा किया करते थे। दोस्तों, ये सीटेट में तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि नर्मदा नदी के तट पे जो पाए जाने वाले लोग थे उनमें कैसी प्रवृत्ति रही है। तो ये कुशल संग्राहक थे। क्या थे? कुशल संग्राहक थे। इसको बहुत ही ध्यान देने वाली ये पॉइंट है कि नर्मदा नदी के रहने वाले लोग कुशल संग्राहक थे। आगे चलते हैं। फिर आगे दिया है सुलेमान और किरथर पहाड़ी। ठीक है, सुलेमान और किरथर पहाड़ी वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर लगता है। तो लगभग 8,000 वर्ष पूर्व ये जो है इस क्षेत्र में सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों का उपजाना शुरू किया गया था। इसी क्षेत्र में लोग भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन सीटेट में पूछा भी है कि गेहूं और जौ जैसी फसलें सबसे पहले कहाँ उपजाना शुरू किया गया था। तो ऑप्शन में आपको दिखेगा कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ भी आपको दिख सकती हैं। ये जो सुलेमान और किरथर पहाड़ी है, या फिर ये भी पूछा जाएगा कि पालतू जो पशुओं को पालतू बनाने का परंपरा है वो कहाँ से शुरू किया गया था। तो अभी सुलेमान और किरथर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी आता है कि जो भेड़ और बकरी हैं, ये इनको पालतू कहाँ से बनाना स्टार्ट किया गया था। तो भेड़, बकरी, गाय, बैल जो भी इत्यादि हैं, ये यहाँ से सुलेमान और किरथर पहाड़ी से। ठीक है, आगे चलते हैं। गारो पहाड़ियाँ जो कि उत्तर पूर्व में स्थित है भारत के, तथा विंध्य पहाड़ियाँ ये मध्य भारत में है, जो कि एमपी के इलाके में आता है। ये वे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का तेज़ी से विकास हुआ। विंध्य के उत्तर में स्थित स्थानों जैसे कि कोलडिहवा में सबसे पहले चावल उपजाया गया था। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट के एग्ज़ाम में, और यूपी टेट में भी पूछा गया है कई बार कि चावल का जो उपजाया गया वो सबसे पहले कहाँ उपजाया गया था। तो ये कोलडिहवा करके उसमें आया है। कोलडिहवा करके इसी स्थान पे सबसे पहले चावल का उत्पादन किया गया था। आगे चलते हैं, देखते हैं कि सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ लगभग 47 वर्ष पूर्व 2700 ईसा पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगरों जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता का विकास सबसे पहले किस नदी तट पे हुआ? तो सिंधु नदी के तट पे हुआ। आगे है कि गंगा और इसकी सहायक नदियाँ, विशेषकर सोन नदी के बारे में बताया जा रहा है इसमें, जो गंगा की सहायक नदी है। गंगा के तटवर्ती इलाकों और इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ, ये ध्यान देने योग्य बात है कि 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, गंगा के दक्षिण में सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से जाना जाता था, जो भारत का विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बना। तो जो मगध है भारत का विशाल और शक्तिशाली राज्य बना। तो आपको क्वेश्चन में आएगा कि गंगा के दक्षिण में सोन नदी के आसपास का जो क्षेत्र था उसे प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन में रहेगा मगध। तो ये जो है सही हो जाएगा। फिर आते हैं हमारे देश के नाम। देखिए, हमारे देश के नाम कैसे कैसे पड़ा है उसके बारे में आगे बताया गया है। इंडिया, यह शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम में से आने वाले ईरानी और यूनानी जो थे, उन्होंने सिंधु नदी को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। इसी नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को उन्होंने इंडिया नाम दिया। फिर भारत
उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए भारत नाम का प्रयोग हुआ। तो ये पूछा जाएगा कि उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है, तो आपका आंसर होगा भारत। ठीक है। इस समूह का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में, जो कि बाद में पूरे देश के लिए प्रयोग होने लगा था। तो ये भारत शब्द जो है बाद में पूरे देश के लिए प्रयोग होने लगा था। अतीत के स्रोत पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व। देखिए, पांडुलिपि जो है इसे हाथ से लिखी जाती है। इसे हाथों से लिखे जाने वाली पुस्तकों को पांडुलिपि कहते हैं। इसे अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि लैटिन में मैनू है। मैनू का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, मैनू का अर्थ हाथ होता है। मैनू का अर्थ क्या होता है, हाथ। ठीक है। ये प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमाचल में उगने वाले भुर्ज, तो देखिए ताड़ पत्रों और हिमाचल में जो भुर्ज है नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। तो मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ किस पे लिखी जाती है, या तो ताड़ पत्रों पे, जिसको इंग्लिश में पाम लिप्स कहते हैं, या फिर भुर्ज नामक जो पेड़ है हिमाचल में पाई जाती है उस पे लिखा जाता है। ये संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल में मिलती है। जो मैन्युस्क्रिप्ट है, पांडुलिपि है, वो संस्कृत और तमिल प्राकृतिक भाषाओं में मिलती है। ठीक है। अब अभिलेख, जिसको इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं, तो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत ठोस सतहों पर उत्कीर्ण किए गए लेख। तो ये ठोस सतहों पर लिखी जाती है कौन, अभिलेख। राजा अपने आदेश, विजय गाथाएं और नियम इस पर लिखवाते थे ताकि लोग पढ़ सकें। इसके अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र कहा जाता है, जैसे कि इंग्लिश में एपिग्राफी कहा जाता है। दोस्तों ये सभी पॉइंट ध्यान देने वाली बात है, जैसे पूरा लेख शास्त्र है हो गया, और फिर से जो एपिग्राफी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, और ये कहाँ कौन यूज करता था इसको, तो राजा जो है अपने विजय या फिर जो नियम होते थे उनके वो उस पर उत्कीर्ण करवाते थे या लिखवाते थे। पूरा तात्विक साक्ष्य के बारे में देख लीजिए। अतीत में बनी वस्तुओं जैसे ईट हो गया, ईट और पत्थर हो गए, इमारतें हो गए, औजार, हथियार, बर्तन बनाने की मूर्तियाँ और सिक्के, ये पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। इसका अध्ययन पुरातात्विक विद कहा जाता है। हड्डियों की अध्ययन से पता चलता है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। देखिए, ये अतीत में लोग क्या खाते थे, कैसा भोजन लेते थे, उसके बारे में कहाँ से पता चलता है। तो देखिए, पहले तो लिखित कुछ मिलता नहीं है जानकारी पहले का, तो लोग हड्डियों से, जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की जो हड्डियाँ होती हैं उसके अध्ययन से लोग पता करते हैं कि लोग क्या खाते थे। इतिहास की तिथियों का अर्थ, देखिए ये बहुत मोस्ट और फेमस क्वेश्चन, ये लगभग हमेशा ही पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये, कि इतिहास की तिथियों का अर्थ क्या होता है। तो देखिए क्या होता है कि बीसी, जिसको बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय जो उल्टे क्रम में चलता है, ठीक है। और ये ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय होता है, जिसे बीसी कहते हैं। और एडी जो होता है इसे एनो डोमिनी कहते हैं, या दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। तो जिस साल या जिस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस वर्ष को एनो डोमिनी कहते हैं। ठीक है। आधुनिक बदलाव में क्या हुआ कि देखिए, एडी की जगह सीई का प्रयोग होने लगा, और बीसी की जगह बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा इसका प्रयोग होने लगा, बिफोर कॉमन एरा। ठीक, प्रयोग किया जाता है। कभी कभी बीपी का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, मतलब वर्तमान से पहले। तो देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमेशा अक्सर पूछे जाते हैं, ये जो आधुनिक बदलाव। ठीक है, जिसमें कि आपको आता है ये सीई, एडी की जगह पर प्रयोग होता है, और बीसी की जगह पर क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। दिया है यूपी टेट विशेष वन लाइनर फैक्ट, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी ऊपर आप ये सब देखे हैं थ्योरी, इस सब के वन लाइनर लगभग यहाँ पे समेटने का कार्य किया गया है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कृषि का प्रारंभ लगभग 8 वर्ष पूर्व सुलेमान और किर्थर के क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, लगभग 8 वर्ष पूर्व सुलेमान और किर्थर के क्षेत्र में कृषि का प्रारंभ हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो जो कि आप अभी ऊपर ये देखे हैं, दिखा यहाँ पे था, हाँ,
सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के लगभग 8 फॉस्फोर, वही यहाँ पे वन लाइनर में दिया है इन शॉर्ट में, ताकि आपको याद करने में थोड़ा आसानी हो जाए। ठीक है दोस्तों, मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर लाइक करिएगा। आगे दिया है सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, तो लगभग 47 वर्ष पूर्व में अस्तित्व में आए थे। गंगा घाटी के नगर, मगध का बड़ा राज्य लगभग 2500 वर्ष पूर्व विकसित हुआ। लिपियों का अध्ययन, अभिलेखों में प्रयुक्त पुरानी लिपियों और भाषाओं की समझने की प्रक्रिया को डिस्फेरिमेंट कहते हैं, या फिर उसको आत्थाटन कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्थाटन कहते हैं। ये ध्यान से देखिएगा। फिर इसके बाद है कुछ प्रश्न है, PYQs हैं। देखिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अभी आपको ऊपर बताया था कोल्डियावा से प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा कोल्डियावा। सही ऑप्शन आपसे हो जाएगा कोल्डियावा। ठीक, आगे देखते हैं। पांडुलिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी पांडुलिपियाँ केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ये ही सही नहीं है, क्योंकि पांडुलिपियाँ जो होती हैं, पांडुलिपियाँ ये जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पांडुलिपियाँ जो है आमतौर पर प्राकृतिक भाषा में भी है, संस्कृत की भाषा में भी है और तमिल की भाषा में भी मिला है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इतिहास में प्रश्न नंबर 3 है कि इतिहास में ईसा पूर्व BC का वास्तविक अर्थ क्या है? तो बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले। अगला प्रश्न है, गंगा के दक्षिण में फैला प्राचीन काल का विशाल साम्राज्य कौन था? कौशाम्बी, मगध, तक्षशिला, अवंती। तो अभी आपको ऊपर में बताया था कि वो मगध था। क्या था? मगध। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कठोर सतहों जैसे कि पत्थर अथवा धातु पर उत्कीर्ण किए गए लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हस्तलिपि विज्ञान, पुरालेख शास्त्र, मुद्रा शास्त्र, या फिर जीवाश्म विज्ञान। तो इसको कहा जाता है पुरालेख शास्त्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाता है। यूनानियों और ईरानियों ने किस नदी को हिंदोस या इंदोस कह के पुकारा है? ठीक है, हिंदोस या इंदोस। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि वो सिंधु नदी थी, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सिंधु नदी। सिंधु नदी। ठीक है, भुर्ज नामक पेड़ की छाल जिस पर पांडुलिपि लिखी जाती है मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। हिमालयी क्षेत्र में ये पाई जाती हैं। ठीक, हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको ये लग रहा हो कि ये सीटेट और यूपी टेट के लिए काफ़ी यूज़फुल है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगभग सारे प्रश्न यूपी टेट, सी टेट या रीट लेवल में भी पूछे गए हैं, मतलब विभिन्न राज्यों के टेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन लिए गए हैं इसमें से। तो ये चैप्टर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपी टेट और सी टेट के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।